हेलो फ्रेंड्स, बैक टू रिपब्लिका क्लास। हम लोग बीपीएससी मेंस का जो ट्रायल टेस्ट हुआ था उसकी क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और कई सारा क्वेश्चन था। उसमें एक क्वेश्चन आपका संथाल विद्रोह पर था, डिस्कस द नेचर एंड क्वेश्चन सामने है, डिस्कस द नेचर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ संथाल मूवमेंट्स इन बिहार। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था आपका एग्जाम में, टेस्ट में। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चंस का आपको इस फॉर्मेट मिल जाएगा ऐप पर भी। जो रिपब्लिका IAS का ऐप है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा। और पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप पर भी मैं इसका आंसर भेज दूंगा। ठीक है, जो लोग टेस्ट के इच्छुक होंगे वो भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसमें क्या है। कि सबसे पहले एक चीज़ को आप जान लीजिए कि जैसा कि मैं पहले बताया कि किसी भी क्वेश्चंस में क्या क्या कीवर्ड क्या है, ठीक है, उस कीवर्ड को आपको पकड़ना है। इसमें क्या है, डिस्कस द नेचर, है ना, डिस्कस द नेचर वर्ड आप देखिए, ठीक है, डिस्कस द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये दो चीज लिखना है आपको। किस कॉन्टेक्स्ट में, संथाल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो तीन चीजें हो गया। दूसरा क्या है, बिहार, ठीक है, तो संथाल विद्रोह बिहार के संदर्भ में ही है, बिहार झारखंड के संदर्भ में। तो दो चीजें से नेचर्स को लिखना है और कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसके प्रकृति को और परिणाम को। इसमें मैं बार बार बातें कहता हूं कि आप एग्जामिनर को कमीशन को आप चुनौती आप नहीं देंगे। ठीक है, अधिकांश केस में मैं देखा हूं, जब कॉपी आप लोग का चेक करता हूं तो उसमें आप लोग वह लिखते हैं जो आप जानते हैं या फिर आपने जो बुक में पढ़ा है, आपने जो नोट्स में कहीं से पढ़ा है। ठीक है, नहीं, कोई रेडीमेड आंसर फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। जो पूछा जाए वही डालिए, न कम न ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आंसर होगा। मैं पिछले क्लास में इस पर एक क्लास भी पूरा डिटेल में लिया था कि कैसे मेंस के क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। तो उसमें पहली जो रिक्वायरमेंट हमने बताया था कि एक साइंटिफिक एक टेम्परामेंट एटीट्यूड होनी चाहिए, मेथड होनी चाहिए आपको हैंडल करने का। और उसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चंस को समझिए कि क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, और उस डिमांड को समझने के बाद ही दिमाग में यह बातें आपकी आनी चाहिए कि जो पूछेगा वही डालूंगा, न कम न ज़्यादा। दूसरी बात है कि इसको आपको मैथ की थ्योरम की तरह लेना है कि जैसे मैथ की थ्योरम में किसी चीज़ को सिद्ध करना होता है तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जिस चीज़ को प्रूव करना है उसके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें आपका एक्टिविटीज होती है और लास्ट में आप उस चीज़ को प्रूव कर देते हैं, सिद्ध किया कि सो एंड सो। सेम कंडीशन यहाँ पर मेंस के जो अच्छा आंसर होता है उसमें यही गुण क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि मैथ की थ्योरम की तरह आप उसको प्रूव कर डालिए, जो जो एक एक वर्ड्स है यहाँ पर। ठीक है, उसको आप जस्टिफाई कीजिए, उसको सेटिस्फाइड कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चंस को स्टार्टिंग किसी भी क्वेश्चंस का मैं बताया कि 8 से 10 पैराग्राफ में आप इसको आंसर लिखते हैं। ठीक है, और एक पेज में आप 2 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं 50-50 वर्ड का। 400 वर्ड में आपका आंसर होना चाहिए, 400 450 वर्ड है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, इससे पेज आपकी कॉपी पूरी की पूरी भर जाएगी। तो किसी भी क्वेश्चंस में अगर आप एक स्टार्टिंग डालते हैं या भूमिका डालते हैं, बैकग्राउंड लिखते हैं, ठीक है, तो वह जो बैकग्राउंड होगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, जो क्वेश्चंस में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली, है ना। ये नहीं कि वहाँ भी रेडीमेड ये नहीं भूमिका नहीं आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में एक अच्छी भूमिका लिखिए, आप दिखा सकते हैं कि संथाल विद्रोह ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाला एक प्रथम एक जन आंदोलन था। ठीक है,
उससे पहले विभिन्न आंदोलन छुटपुट स्तर पर हुआ है, लेकिन यह इतना ज़्यादा संगठित, नियोजित, इतना ज़्यादा व्यापक, एक व्यापक उद्देश्य से प्रेरित, एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ यह एक पहला आंदोलन था। ब्रिटिश सत्ता को इस स्तर पर चुनौती देने वाला एक प्रथम आंदोलन था। ठीक है, फिर इसका जो नेचर्स है वह काफ़ी मल्टी डायमेंशनल है, जो अब पॉइंट पर आ जाएंगे आप। ठीक है, जो संथाल विद्रोह का जो प्रकृति है वह काफ़ी मल्टी डायमेंशनल है, और इसके बहुत सारे प्रकृति को हम देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही इसका परिणाम भी काफ़ी व्यापक रहा है। जो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म का जो इफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है, दोनों को आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप नेचर्स पर फट से आ जाएंगे। तो नेचर्स में, अच्छा स्टार्टिंग हो गया। अब नेचर्स ये क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि कारण नहीं पूछा गया, फिर जबरदस्ती आप कारण डाल रहे हैं। कारण नेचर्स ही इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर बनता है कि उसको लिखने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता है, तो फिर अन्य चीज़ों को डालने का क्या फ़ायदा। ठीक है, क्या क्या नेचर से आप देखिए कितना ज़्यादा पॉइंट बनता है। तो आप नेचर्स पर आ जाइए कि नेचर ऑफ संथाल मूवमेंट। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इसके नेचर्स पर आते हैं। यहाँ पर डिटेल में डाला हुआ नहीं है। ये नेचर्स ऑफ संथाल मूवमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यह एक लोकलाइज्ड रिवोल्ट है, एक स्थानीय आंदोलन है। तो स्थानीय आंदोलन को एक पैराग्राफ इस पर आप लिखिए कि कैसे एक स्थानीय क्षेत्र में भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक जो संथाल परगना का क्षेत्र है, जिसे दामन एंड को कहा जाता है, उस क्षेत्र में संथाली आदिवासियों के द्वारा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ है 1855-56 के समय में। तो उस लोकल वाली चीज़ों को यहाँ पर डाल लीजिए, जो ज्योग्राफिकल इसका कॉन्टेक्स्ट है आंदोलन का। और हो सके तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक मैप भी आप बना सकते हैं झारखंड का, बिहार का, उसमें बिहार वाला पार्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बिहार का ऐसे ठीक है, आप इस दक्षिणी बिहार को भी, झारखंड वाला पार्ट को आप ले लेंगे साथ में। ठीक है, तो इस ढंग से आप मैप साथ में बना देंगे, इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ लोकलाइज्ड रिवोल्ट था। यहाँ पर दामन कोह वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, दामन कोह वाला एरिया, भागलपुर से राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र, इसको आप इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका छोटा सा मैप भी आ जाएगा, जो कि किसी ने नहीं डाला है। ठीक है, आंसर में, जो कि इतना करने में आपको सेकंड भी टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड में। वहाँ पर परफेक्शन मैप में नहीं दिखाना है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं तो लोकलाइज्ड रिवोल्ट हो गया। आगे क्या है, एक ट्राइबल रिवोल्ट है। यह संथालियों के द्वारा, जो संथाली ट्राइब्स थे उनके द्वारा किया गया है, और यह एक ट्राइबल और इथनिक इशूज था, एक कहीं न कहीं प्रजातीय एक इशूज रहा है, एक इथनिक इशूज के रूप में था। इसमें आदिवासी केवल संथाल परगना के क्षेत्र में व्याप्त संथाली समाज के लोग थे, अन्य आदिवासी लोग नहीं थे। ठीक है, दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें भारत, चूंकि यह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध किया गया आंदोलन था, लेकिन इसके बावजूद भी देश के अन्य वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। उल्टा इसमें दिकुओं के विरुद्ध, जो कि भारत के लोग थे, जो देशज लोग थे, उनके विरुद्ध भी यह आंदोलन हुआ है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक आंदोलन की डिमेरिट भी रहा है। ब्रिटिश सत्ता को आप चुनौती बिना क्लास कंससनेस का, एक क्लास कंससनेस होना चाहिए था इसमें, कि इसमें एक वर्गीय भाव होना चाहिए था।
कि पूरी की पूरी भारत के लोगों का शोषण ब्रिटिश सत्ता कर रही है और ब्रिटिश सत्ता को हटाने के लिए सबका सहयोग चाहिए होता था। तो क्लास कंसेशनस का अभाव है, क्लास कंसेशनस का अभाव होगा तो आंदोलन का सफल होना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप दिखाइए कि एक केवल इसमें इथनिसिटी वाली चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, लैक ऑफ क्लास कंसेशनस था, दिकुओं के विरुद्ध भी यह आंदोलन किया गया था। तो यह कहीं न कहीं नकारात्मक पहलू भी है, एक लिमिटेशन कह सकते हैं, लिमिटेशन आ जाता है। अगर समीक्षा रहता तो साथ में आप समीक्षा भी कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में समीक्षा नहीं करना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि रिलीजियस इन नेचर, ठीक है, क्या है नेचर में, क्या है ये रिलीजियस नेचर का है। अब यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है इसका रिलीजियस होना। तो रिलीजियस नेचर, ऑर्गेनाइज्ड पीपुल, लोगों को जो ऑर्गेनाइज किया गया है कहीं न कहीं धर्म के आधार पर ऑर्गेनाइज किया गया है। जो लीडर होते हैं उन्हें इस बात की समझ होती है कि धर्म के आधार पर लोगों को संगठित करना ज़्यादा आसान होता है। ठाकुर जी ने हमें आदेश दिया है, ठाकुर जी ने हमें सपना दिया है कि इस धर्म युद्ध में हम तुम्हारे साथ हैं, धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई करो। हाँ, याहू अल्लाह, धर्म तुम्हारा संकट में है, ठीक है, धर्म के लिए जिहाद जैसी चीज़ें लीडर्स जो होते हैं हमेशा उसके दिमाग में बातें होती है कि धर्म के आधार पर लोगों को जुटाना, लोगों को संगठित करना आसान होता है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ भी कहीं न कहीं कहा गया है। तो यह एक तरह से तो ठीक है कि संगठन से हो जाता है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। जब धर्म आंदोलन में आता है, जब धर्म पॉलिटिक्स में आता है तो उसके कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो जाते हैं कि दूसरे धर्म के लोग नहीं आएंगे, उसमें एक लिमिटेशन आ जाता है। तो वर्ग सहयोग के बदले यहाँ पर वर्ग भेद पैदा हो गया। अब कई राष्ट्रीय आंदोलन में कई ऐसी आंदोलन आपको दिखेगा जहाँ पर जहाँ भी धार्मिक चिन्हों का प्रयोग हुआ, जैसे तिलक वगैरह के द्वारा धार्मिक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पर क्या है, मुस्लिम कहीं न कहीं कट गए। तो यहाँ भी कहीं न कहीं ये बातें थी। ऑर्गेनाइज तो हो गया धर्म के आधार पर, लेकिन क्या है, इससे एक लिमिटेशन भी आ जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि धर्म के आधार पर जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें सामने वाले को आप सही ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं कि सामने वाले की शक्ति कितनी ज़्यादा है। लोग में आवेग ज़्यादा होता है, एक भावना ज़्यादा वहाँ पर प्रबल होती है कि ठाकुर जी ने आदेश दिया है कि तुम ब्रिटिश सत्ता से युद्ध करो। ब्रिटिश सत्ता से आप कैसे युद्ध करेंगे? एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक सेना है, अस्त्र शस्त्र है, गोला बम बारूद तोप है, सारी चीज़ें हैं, और आप तीर कमान भाला वर्षी से कितने देर तक आप टिक पाएंगे? तो इस धर्म के कारण क्या होता है कि लोग एक गैर बराबरी युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और उसका परिणाम बिल्कुल स्पष्ट होता है। ठीक है, तो रिलीजियस इन नेचर ये असफलता का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि धर्म की आड़ में, धर्म की ओट में यह आंदोलन हुआ है। अच्छा, अगेंस्ट इनजस्टिस एक्सप्लॉयटर्स, इसमें जो भी शोषण के जो भी तत्व हैं, चाहे वह ब्रिटिश सत्ता हो या फिर दिक्कू में साहूकार हो, महाजन हो, ठेकेदार हो, हाँ जमींदार हो, इन सब के विरुद्ध किया गया आंदोलन था। तो इसको आप एक पैराग्राफ में आप दिखाएंगे। ठीक है, ये मास मूवमेंट है, चूंकि पूरी की पूरी संथाल प्रणाली क्षेत्र में आम जनता के द्वारा, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, युवा हो, सबके द्वारा इसमें पार्टिसिपेशन हुआ है। एक जन आंदोलन था। एक 6000 की सेना को संगठित करना कोई आसान काम नहीं होता है। आप सोचिए, वो भी ब्रिटिश सत्ता, एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं और लोगों को संगठित कर लेते हैं। तो जो दामन को जो इसमें भगनीडी में हुआ था जून 55 में, तो इस मास मूवमेंट की चीज़ों को डिटेल में आप डालिए। मैं डिटेल में कहानी पर अभी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, वेल ऑर्गेनाइज्ड वार मूवमेंट, इसको भी आप डाल सकते कि कैसे एक संगठित था, कैसे संगठन सिद्धू कान्हू ने लोगों को संगठित किया है। तो इसको आप एक पैराग्राफ में आप डाल सकते हैं। इसमें मूवमेंट का, वेल ऑर्गेनाइज्ड वार या मूवमेंट की सारी एलिमेंट्स इसमें मौजूद था, जिसमें लीडरशिप का होना, एक
करके नियोजित एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना, एक व्यापक उद्देश्य होना, वो सारी चीजें आंदोलन का इसमें था। तो मास मूवमेंट भी था, आंदोलन की सारी चीजें यहाँ पर थी। ठीक है, आर्म्ड मूवमेंट है, हिंसक आंदोलन है, इसको आप डिटेल में डालिए कि कैसे हिंसा हुई है, दोनों तरफ से हिंसा हुई है, कैसे वहाँ पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ है, वो सारी आप तमाम घटना, उस घटनाक्रम को आप दिखाइए यहाँ पर, जिसको आप लोग चटकारा ले करके दिखाते भी हैं। ठीक है, आपका आंसर इसी सब के इर्द गिर्द ज़्यादा होता है, वो घटना को दिखाने का, घटनाक्रम को दिखाने का, जबकि पूरे क्वेश्चंस में डिमांड क्या है, नेचर्स के संदर्भ में चीज़ों को दिखाना है। तो एंगल और डायमेंशन यहाँ पर क्या होता है, बदल जाता है। अच्छा, कुछ अगला और पॉइंट देख लें। रिफॉर्मेटिव मूवमेंट है, ठीक है, मैं और इनलार्ज कर देता हूँ। रिफॉर्मेटिव मूवमेंट है, इंटरनल प्यूरिफिकेशन जैसी चीज़ें भी कुछ इसमें दिखती है, हालांकि इंटरनल प्यूरिफिकेशन जैसी चीज़ें मुंडा विद्रोह में हमें ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो रिफॉर्मेटिव इस रूप में है कि इसमें रिफॉर्मेटिव और प्रोग्रेसिव मूवमेंट दोनों को आप साथ ले लीजिए। तो प्रोग्रेसिव मूवमेंट इस रूप में है कि इसमें क्या है, इसमें अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध किया गया आंदोलन है। ठीक है, हर एक प्रकार का शोषण का अंत इसका उद्देश्य होता है, अन्याय का विरोध करना है, चाहे वह साहूकार, महाजन, ठेकेदार, जमींदार हो या फिर ब्रिटिश सत्ता हो, चाहे मिशनरी हो, हर एक प्रकार के शोषण का अंत यहाँ पर लक्ष्य होता है। तो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर दिखते हैं। अच्छा, यही अन्याय, यही शोषण के विरुद्ध विचार गांधी जी भी होल्ड करते हैं। गांधी जी के भी आंदोलन में आप देखेंगे कि अन्याय का विरोध करना, शोषण का विरोध करना, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, ये सारी चीजें आप देखेंगे कहीं न कहीं पृष्ठभूमि के रूप में काम कर रही हैं। यह अलग बात है कि यह आंदोलन असफल हो गया, यह अलग बात है कि यह आंदोलन अपनी कुछ कमियों के कारण, चाहे वह हिंसक होना आदि या क्लास कॉन्शसनेस का अभाव होना, वर्ग सहयोग की भावना न होना आदि कई सारी कमियां थी इसमें, लेकिन प्रोग्रेसिव मूवमेंट की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी और कई मायने में यह आंदोलन गांधीवादी विचारधारा का एक पूर्ववर्ती के रूप में भी दिखता है, खासकर अन्याय और शोषण के विरुद्ध किया गया आंदोलन। ठीक है, अच्छा जहां पर एक प्रोग्रेसिव आंदोलन है वहीं पर एक दूसरा एंगल भी इसका है कि नॉट ए मॉडर्न मूवमेंट, लैक ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू। दूसरी तरफ क्या है, इसमें प्रोग्रेसिव व्यू का अभाव भी है, दोनों चीजें साथ साथ है। ठीक है, तो कैसे है, एक पुनर्स्थापनावादी आंदोलन के रूप में ये दिखता है, इसमें पूर्व की चीजों को ही फिर से स्थापित, ठीक है, शोषण और अन्याय के विरुद्ध है। ठीक है, स्वतंत्रता की बातें यहाँ पर हैं, फ्रांस की रेवोल्यूशन में यही बातें कहा गया, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बातें की गई थी। तो प्रोग्रेसिव वाली चीजें हैं, लेकिन इसमें क्या है कि पुनर्स्थापनावादी फिर से उसी सत्ता को, जब ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, तो फिर आप कैसी सत्ता को लाना चाहेंगे, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, आपका इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा होगा, आपका सोशल, रिलीजियस, कल्चरल सिस्टम कैसा होगा, वहीं फिर से सतयुगी समाज की स्थापना। तो इसमें कहीं भी मॉडर्निटी वाली चीजें नहीं दिखती है, लैक ऑफ प्रोग्रेसिवनेस दिखता है। पुनर्स्थापनावादी पूर्व की चीजों को ही स्थापित करना है, इसका उद्देश्य क्या है, सत्ता परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। देखिए, सारी चीज की समीक्षा भी, और अगर प्रश्न में अगर यह आए कि संथाल मूवमेंट की समीक्षात्मक व्याख्या करें, तो सारे पॉइंट से जो नेचर्स है, उसी नेचर से इसकी समीक्षा भी निकलेगी, इसकी क्रिटिसिज्म भी होगा, क्योंकि वहीं इसका प्लस पॉइंट भी है और उसी पॉइंट से आपका उसकी नकारात्मक चीजें भी निकलेगी। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अब बीपीएससी में इसी टाइप्स का क्वेश्चंस आएगा। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही फ्लैट क्वेश्चंस संथाल आंदोलन के कारणों को स्पष्ट करें, नहीं, मतलब अब देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा इनोवेटिव ले रहा है। तो सत्ता परिवर्तन इसका उद्देश्य था, न कि व्यवस्था परिवर्तन, केवल ब्रिटिश सत्ता को हटाना उद्देश्य था। एक नई व्यवस्था वाली चीजें वहां पर नहीं थी, एक प्रोग्रेसिव सोच नहीं था, तो इसको भी आप दिखाएंगे। नेशनल मूवमेंट था, ये एक हद तक नेशनल मूवमेंट था, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता को हटाना इसका उद्देश्य था, हर एक प्रकार के शोषण और अन्याय को समाप्त करना इसका उद्देश्य था, एक नेशनल कॉन्शसनेस तो थी ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नेशनल मूवमेंट का भी एक बैकग्राउंड के रूप में काम करता है। 1855-56 की इस घटना के बाद
1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह नेशनल लेवल पर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस संदर्भ में कि कैसे पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाला यह एक प्रथम संगठित आंदोलन होता है जब बुद्धिजीवी समाज ऐसा सोच भी नहीं पा रहे थे कि ब्रिटिश सत्ता को चुनौती भी दी जा सकती है, जिसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, ऐसी सत्ता, ऐसी साम्राज्य को कैसे आप चुनौती देंगे। यह ऐसा सोच भी लोग नहीं पा रहे थे, आम जन सोच भी नहीं पा रहे थे। आम जन हो या जमींदार हो या फिर हमारे उस समय जो भी एक लीडरशिप हो, उस समय जब बुद्धिजीवी ऐसा नहीं सोच पा रहे थे, तब आदिवासी समाज ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी है। अब कितनी बड़ी बातें आप इम्पोर्टेंट है, और उसी ने एक पृष्ठभूमि तैयार किया। 1857 की क्रांति का होना केवल एक संजोग मात्र नहीं था, ठीक है। कहीं न कहीं पृष्ठभूमि के रूप में ये सारी चीज़ें कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ ही विभिन्न हो कोल भूमिज आदि जो संथाल विभिन्न जो आंदोलन होता रहा छिटपुट स्तर पर, वह कहीं न कहीं का विभिन्न सन्यासियों के द्वारा, फकीरों के द्वारा यहाँ पर जो आंदोलन चलता रहा है, वहीं उसी का परिणाम 1857 जैसी चीज़ें हमें वहाँ पर दिखती हैं, ठीक है। तो ये सारा आप नेचर्स में दिखा देंगे। फिर कॉन्सिक्वेंसेस पर आएंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेस में बहुत सारे लोगों ने सही लिखा है कि संथाल रेगुलेशन एक्ट आया है, जिसे नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। फिर इसको एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया घोषित किया गया, संथाल परगना के क्षेत्र को एक अलग इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई बनाया गया, ताकि उसके प्रति एक विशेष डिस्क्रिमिनेशन, एक पॉजिटिव एक डिस्क्रिमिनेशन किया जा सके और उसके प्रति संवेदना हो। ये सारी चीज़ें इसमें किया गया। संथाल रेगुलेशन एक्ट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के रूप, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के रूप में सेंसिटिविटी आई है कि अब उसके प्रति ज़्यादा अब संवेदना आई है। और इसके बाद अब देखें कि कोई इनके लाइफ में, सोशल कल्चरल रिलीजियस लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ब्रिटिश सत्ता के द्वारा नहीं हुआ है, ठीक है, चूँकि वो बहुत बड़ी चुनौती क्रिएट कर चुके थे वो। फिर संथाल परगना एक्ट वगैरह है, ये सब आप लिख देंगे, कैसे ग्राम प्रधान को मान्यता मिली, वहाँ पर जो ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस का अधिकार दिया गया है, सारी चीज़ को आप लिख डालेंगे। बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है। अच्छा, फर्स्ट कम्युनिटी डेट गिवन द बिग चैलेंज, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। रिव्यू द पॉलिसी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी को रिव्यू यहाँ पर करना पड़ा है। ग्लोबल इम्पैक्ट है, इसको आप दिखा देंगे कि कैसे यह घटना इतनी महत्वपूर्ण है 1855-56 की यह घटना कि कार्ल मार्क्स और मूले जैसे जो ब्रिटिश इतिहासकार, कार्ल मार्क्स जैसे इतिहासकार मूले जैसे इतिहासकार को, कार्ल मार्क्स को उन्होंने अपनी बुक में इसकी चर्चा किया है। इस आदिवासियों, संथालियों की वीरता का काफ़ी गुणगान गाया है, ठीक है, और इसे प्रथम विद्रोह के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस को दिखाता है कि यह इसका इम्पोर्टेंस उस समय कैसे ग्लोबल लेवल पर इतने बड़े इतिहासकार या दार्शनिक जो भी कह लें, मार्क्स जैसे लोगों ने अपनी बुक्स में इसे लिखा है, इसकी चर्चा किया है। तो इसके इम्पोर्टेंस को दिखाता है। लास्ट में कंक्लूजन को आप डालेंगे तो कंक्लूजन काफ़ी महत्वपूर्ण आपका होगा कि उपरोक्त जो प्रकृति और परिणामों को देखने से स्पष्ट होता है कि संथाल मूवमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, इसका काफ़ी दूरगामी असर हुआ है। हालांकि जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर के यह आंदोलन आरंभ होता है, उस उद्देश्य की तत्कालिक प्राप्ति तो नहीं हो पाती है। तत्कालिक रूप से यह प्रतीत होता है कि यह सफल आंदोलन है, लेकिन इसके परिणाम काफ़ी दूरगामी होते हैं। इससे पूर्णपन से असफल भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ा है, उनको कई सारा अधिकार देना पड़ा है अलग एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के रूप में, या फिर उनके प्रति सेंसिटिविटी एक टेनेंसी एक्ट को ला करके, ठीक है। तो पूर्ण रूप से असफल भी नहीं कहा जा सकता है।
फिर दूरगामी जो असर रहा है उसमें आप दिखाएंगे कि 1857 क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करता है, या आगे की नेशनल मूवमेंट को मोटिवेट करने वाला एक कैटलिस्ट के रूप में, एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में संथाल मूवमेंट होता है, जिसकी चर्चा मूले और कार्ल मार्क्स जैसे इतिहासकारों ने किया है। ठीक है, और बहुत सारे कई पहलुओं से यह मुख्य धारा की राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करती है, और इसी जिसकी शुरुआत संथाल मूवमेंट, जिसकी शुरुआत यहाँ पर 1855-56 में, ठीक है, होती है संथाल मूवमेंट का, वहीं आप यहाँ पर आकर के 1857, फिर आगे आकर के मुख्य धारा की जो आपकी स्वदेशी आंदोलन है, NCM है, CDM है, हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट है, इन सब से होते हुए 1947 में हम आज़ादी तक हम पहुँचे हैं। ठीक है, तो इस ढंग की चीज़ों को एक स्टार्टिंग बिंदु के रूप में यह दिखता है। ठीक है, और इसी की ही अंतिम परिणति ये हमारा फाइनल गोल टारगेट है, इसलिए इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है। इसको आप लोग कंक्लूजन में दिखाएंगे तो काफ़ी अच्छा उत्तर होगा। इसमें जहाँ भी ग्राफ डायग्राम की आवश्यकता है उसको डालिए, जहाँ भी मैप की आवश्यकता है, मैप आपको बता ही दिया कि कहाँ आप डालेंगे। इस टाइप की फ्लो चार्ट वगैरह है, फ्लो चार्ट वाली चीज़ों को आप जगह जगह जरूर डालिए। ठीक है, कि इसके नेचर्स को इस रूप में हम बांट करके देख सकते हैं, संथाल मूवमेंट्स के नेचर्स को इस रूप में हम फ्लो चार्ट के रूप में या इस रूप में बांट करके हम देख सकते हैं। और फिर एक एक पैराग्राफ आप उठाते जाइए और एक एक पॉइंट को, जैसे लोकल मूवमेंट है, रिलीजियस इन नेचर है, ठीक है, प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, आर्म्ड मूवमेंट है, ये सारा चीज़ जो हमने ऊपर में बताया है, एक एक पैराग्राफ में सबको लिखते जाइए। दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पांचवा पैराग्राफ। ठीक है, फिर कॉन्सिक्वेंसेस को लिखिए और फिर कंक्लूजन को लिख डालिए। इस ढंग से 8-10 पैराग्राफ आपके पास होगा, और बहुत ही ज़्यादा आपके पास अगर सही डायरेक्शन में आप लिखेंगे, काम करेंगे, तो पॉइंट्स की कमी नहीं होगी। आप जानते हैं बहुत कुछ, लेकिन वह ऑर्गेनाइज्ड रूप में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। और आप सोचिए कि इस ढंग से इतना आप लिख डालते हैं तो बहुत ही आराम से आउट ऑफ 38 26 मार्क्स, 28 30 26 से 30 के बीच आपका मार्क्स उसके आसपास होगा। विडम्बना है कि बीपीएससी में लोग लिख ही नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स। जो डिमांड है, पूछा कुछ और जाता है, लिखते हैं आप कुछ और हैं। आप वो लिखते हैं जो आपने बुक में पढ़ा है, अब जो वो लिखते हैं जो किसी टीचर ने आपको नोट्स में लिखाया है। यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल आपके पास जो पहले से है उसको रॉ मटेरियल के रूप में लीजिए और तुरंत आप प्रोसेस्ड कीजिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है, इसीलिए टेस्ट सीरीज इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आप इसके लिए यूज टू हो जाए, है ना, कि इतने कम टाइम में 22 मिनट टाइम मिलता है आपको एक क्वेश्चन को लिखने के लिए, 22 मिनट। ठीक है, यानी 1 घंटा में लगभग 2.25 क्वेश्चन आपको लिख लेना होता है। ठीक है, 2.25-3 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के लिए आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, स्टैटिक्स जैसे या फिर साइंटिफिक। ठीक है, तो 20 मिनट आप मोटा मोटी मान के चलिए, क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी होता है, तो 20 मिनट में एक क्वेश्चन आपको निपटाना है और उसमें आपको 4 पेज लिखना है। तो ये सारी चीज़ें अनलेस अनटिल जब तक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं होगी तब तक आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे, आपकी ज्ञान धरी की धरी रह जाएगी। अच्छे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो जानते हैं लेकिन उनका राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, कोई गाइडलाइन देने वाला सही नहीं है, इस कारण से वह नज़दीक पहुँच करके भी वह मार्क्स नहीं जुटा पाते हैं। मार्क्स 26 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 38 यानी 2/3 मार्क्स, और 2/3 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में लाना होगा, यही आपका टारगेट होगा। अदरवाइज जितना मार्क्स आप पीछे रहेंगे 26 से, उतना ही आप ओवरऑल आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फिर अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस को लेते हैं।